और फिर उसके बाद फिर मैंने 2022-23 भी दिया, 24 भी दिया। कभी कभी जब लगता था कि काफ़ी डाउन फील कर रहा हूँ तो बाहर चला जाता था। खुद था कि वर्दी के लिए इंस्पिरेशन था, बाकी कुछ। मैम मेरा भी पेपर छूट ही गया था वैसे। खुद वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था फिजिकल के लिए। मेरा लॉन्ग जंप का काफ़ी इशू आ रहा था। So it's not just physical activity, it's about the parameters. Hello all, welcome to this session. आज के सेशन में हमारे साथ एज ए गेस्ट प्रेजेंट है असिस्टेंट कमांडेंट हर्षित सर, and he is a selected candidate, therefore I am addressing him as assistant commandant. So welcome sir to this session. Thank you मैम for inviting me here. एंड आज के सेशन में हम इनकी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, हाउ ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस एग्जाम, एज थ्रू इट, एंड बाकी सारे व्यूअर्स इनकी जर्नी से क्या लेसन्स ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, एंड फर्दर अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे इनके जो भी सारे लेसन्स रहे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं. Welcome all to this session, and again I would like to congratulate sir for this success, and also would thank him for the time that he has invested today and he is here with all of us. So thank you sir. Thank you. How are you feeling today? मैम अच्छा लग रहा है. I'm good. तो सिलेक्शन के बाद सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? Were you expecting this कि इतना ग्रैंड जाएगा ये? मैम ऐसा लग तो नहीं रहा था, क्योंकि डर तो रहता ही एग्ज़ाम से पहले. थोड़ा नर्वस था रिजल्ट से पहले, वेट कर रहे थे कब आता है, लेकिन आया, नाम देखा तो अच्छा लगा काफ़ी. तो आपका जर्नी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को अच्छे से जान पाए कि हाउ यू थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो सबसे पहले आपका कैसे मन बना कि आपको CAPF एग्ज़ाम देना है, आपको कैसे इसके बारे में पता चला? मैम पहले मैं ग्रेजुएशन 2022 में मैंने पूरी की थी. उसके बाद फिर मैं CSE की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आया था. उसके बाद फिर मैंने उसी 2022 में ही CAPF का फॉर्म भी भरा, उसमें एग्ज़ाम दिया. लोगों दोस्त वगैरह के थ्रू कोचिंग में पता चला था कि इसका फॉर्म आया हुआ है, इसका भर देते हैं, तो वहाँ से जानकारी मिली कि CAPF एग्ज़ाम होता है. फिर उस CSE के साथ साथ मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था, और फिर उसके बाद फिर मैंने 2022-23 भी दिया, 24 भी दिया. 24 में फाइनली सेलेक्ट हुआ. तो इसका मतलब आपकी जर्नी एक थोड़ा लंबा चली, एंड इस पूरे फिर लंबी जर्नी में आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? मैं मोटिवेटेड, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स जर्नी में आते हैं, लेकिन ठीक था. अच्छा, मैं मोटिवेटेड रखने के लिए घर वालों का सपोर्ट था मेन, और मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, तो कभी कभी जब लगता था कि काफ़ी डाउन फील कर रहा हूँ तो बाहर चला जाता था घूमने. लेटेस्ट ट्रिप आपकी कहाँ रही अभी? अभी मैं लेटेस्ट अभी टाइम नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड जाने की सोच रहा हूँ. ओके, दैट्स प्लान. तो अपनी आपके रिजल्ट्स के बाद भी आप अभी कहीं नहीं गए? नहीं, अभी नहीं, अब जा रहा हूँ जल्दी. तो जर्नी में हमको खुद को मोटिवेट रखने के लिए ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए. हाँ, खुद को एक तरीके से रिवॉर्ड देने रही चाहिए ऐसे छोटे छोटे टाइम पर, तो वो बूस्ट करते रहते हैं. तो आपने अपनी कंटेंट प्रिपरेशन कैसे रखी पूरी? मैंने पहले कोचिंग किया था GS के लिए, मैंने पूरा फाउंडेशन कोर्स किया था. उसके बाद बेसिकली जो रेफरेंस बेसिक सोर्सेज रहते हैं, तो उनको मैंने नोट्स को कंपाइल कर लिया था छोटे छोटे फॉर्म में. जब उनको रिवीजन के लिए, बेसिकली रिवीजन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो मैंने उन नोट्स से ही रिवीजन करता था जब एग्ज़ाम पास आ जाता था. तो CSE प्रीलिम्स दिया था मैंने, उसके बाद करीब 1.5 महीना मिला था मेरे को इसके लिए. तो मैंने उस 1.5 महीने में उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ किया था, और उसी के थ्रू मैं जो पेपर 2 की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए जो डेटा मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखा था, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए और ऐसे के लिए प्रैक्टिस किया था, वो हेल्पफुल था पूरी तरीके से. इसके साथ आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस रखते थे कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैं उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा कुछ? मैंने साइंस के लिए किया था, क्योंकि साइंस में का पोर्शन काफ़ी रहता है, 30 क्वेश्चन के आसपास उसमें आते हैं साइंस के. क्योंकि मेरा 12th में बायो बैकग्राउंड भी था, तो बायो को मैं ईजी टैकल कर पाता था. फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा इशू आता था, तो मैंने उसके लिए एक घटना चक्र बुक आती है, तो उसको सॉल्व किया था, उससे काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे. ठीक है. बाकी NCERTs वगैरह क्या वापस साइंस के लिए बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है, या ओनली घटना चक्र भी वर्क कर जाएगी? मैंने साइंस बैकग्राउंड था, तो इसलिए कम रेफ़र किया था NCERTs वगैरह को. लेकिन अगर किसी को डिमांड लगती है कि मेरा थोड़ा वीक है वो पोर्शन, तो कर सकते हैं हम उसको NCERT को. जी. बाकी यहाँ भी आप मॉक टेस्ट वगैरह कितने कैसे देते थे फिर? मैं मॉक टेस्ट के लिए, मैंने प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट दिया था, इसके लिए पर्टिकुलर नहीं दिया था. तो CSE की एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट नॉलेज थी आपकी, वो क्योंकि एक्चुअली कंडक्टिंग बॉडी तो सेम ही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यूटिलाइज हुई आपके लिए. काफ़ी हेल्पफुल था. CSE के लिए मैं काफ़ी ओवरलैपिंग है सिलेबस में, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, तो काफ़ी ओवरलैपिंग की वजह से हेल्पफुल था. रिटर्न्स की आपकी क्या प्रैक्टिस थी, एंड कितना टाइम दे पाते थे उसको आप? मैम रिटर्न्स के लिए मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं करंट न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था, तो उससे हेल्प मिलती थी. कोई रोल मॉडल रहा था इसके पीछे जो पहले ही कोई सिलेक्टेड? जनरली लोगों के होते हैं कि अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड से कोई पहले से सिलेक्टेड होता है तो वो शायद कोशिश करते हैं कि उसी को रेप्लिकेट करने का. नहीं मैम, फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं, मैं पहला ही हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब है अभी फैमिली में. फिर तो इस बात का रेलेवेंस कुछ और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही खुशी की बात हो जाती है ये.
क्योंकि जैसे वो चाहते थे और आप खुद चाहते थे खुद को यूनिफॉर्म में देखना। बाकी सेल्फ मोटिवेशन था, बाकी ऐसा इंस्पिरेशन तो किसी को नहीं, खुद था कि वर्दी के लिए इंस्पिरेशन था, बाकी कुछ नहीं था। जी, तो फिर आपने इस इंस्पिरेशन को आगे कंटिन्यू कैसे रखा, मतलब आपने पढ़ाई अपनी कैसे पूरी रखी, कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए? तो मैंने स्टेज 1 के साथ बात करते हैं सबसे पहले। तो आपने जो MCQ बेस्ड पेपर था फॉर पेपर 1, इसके लिए कैसे किया? सबसे पहले मैंने जो पेपर 1 था, पेपर 1 के लिए मैंने GS के लिए UPS CSE के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं, तो उसके साथ साथ मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था कोचिंग से। उसके साथ साथ मैंने उसके कंपाइलेशन बनाए अपने नोट्स जो कोचिंग में बनाते थे, उसके अलावा मैंने जो बेसिक मटेरियल है जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है उसको कंपाइल कुछ पर्टिकुलर पेजेस में कर लिया था, 30 पेजेस के समथिंग में पूरा कंपाइल कर लिया था। तो उसको उससे रिवाइज़ करने में एंड टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वो जैसे प्रीलिम्स हो या CAPF का एग्ज़ाम हो, ऐसे टाइम के लिए ये नोट्स काफ़ी रेलेवेंट रहते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन जितना हम बार बार उस चीज़ को करेंगे तो उतना हेल्प मिलेगा। और आप अपने नोट्स में फिर करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करते थे? मैम उसके लिए मैं करंट अफेयर्स को बेसिकली न्यूज़पेपर, मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर से स्टार्ट करता हूँ अपने डे। उसके साथ मैं मैगजीन को रेफ़र करता था, मंथली मैगजीन कोचिंग की रेफ़र करता था। तो आपके नोट्स एक तरीके से होलिस्टिक हो गए थे, स्टैटिक के साथ में करंट अफेयर्स बेस्ड भी। अब पेपर 2 पर से हम चलते हैं, तो इसकी तैयारी कैसे रही? मैम पेपर 2 के लिए मैंने आंसर वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ ली थी UPSC मेंस के लिए। टेस्ट सीरीज़ में ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट। उसके साथ साथ ऐसे के लिए मैंने CAPF के लिए अलग से प्रिपेयर किया था। मैं लाइब्रेरी में बैठकर टाइम क्लॉक के साथ प्रिपेयर करता था, ऐसे लिखता था। और उसको जो जहाँ तक कंटेंट की बात है तो उसमें मैं गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे PIB हो गया, और जो मैं करंट अफेयर की जो मैगजीन को फॉलो करता था उससे काफ़ी रेलेवेंट डेटा मिल जाता था। उस डेटा को मैंने एक डायरी में नोट कर लिया था, तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था एग्ज़ाम में। तो आप जैसे कह रहे थे कि आपने अलग से इसके लिए ऐसे के लिए और तैयारी रखी, तो आप CSE के ऐसे और इसके ऐसे को कैसे डिफरेंट देखते हैं? मैम CSE के ऐसे काफ़ी डेप्थ कॉन्सेप्चुअल के साथ तो उसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर कवर करने पड़ते हैं। इसमें लिमिटेड रहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट को मेन ज़्यादा फोकस रखना चाहिए हमें। जैसे मैंने दिया था उस टाइम पे टेररिज्म तो नहीं, मैंने टेररिज्म के काफ़ी ऐसे प्रैक्टिस किए थे, तो इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी डायमेंशन है उसमें हम कवर कर सकते हैं उसको। एक शायद वहाँ फिलोसफिकल टच भी नहीं आता है, यहाँ CSE में फिलोसफिकल टच पे ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब CSE का काफ़ी फिलोसफिकल हो चुका है, जबकि इसका स्टैटिक में ज़्यादा रेलेवेंस है। बाकी इसमें फिर आपका राइटिंग स्पीड पहले से ही अच्छा था या इसके लिए आपने स्पेशली उस पर भी वर्क किया? क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ जो फर्स्ट कमर्स होते हैं उनके साथ दिक्कत यही होता है कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। मैम मेरा भी पेपर छूट ही गया था वैसे क्योंकि टाइम फ्रेम में कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना, क्वालिटी और टाइमिंग, तो काफ़ी मुश्किल था। तो मेरा ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का पेपर छूट गया था। Still you scored decent marks that you sailed through. Yes, तो दिस इज़ अगेन कि आपने जो कंटेंट लिखा था उसकी क्वालिटी वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कि इसने इस बात को कवर अप कर दिया। एंड सर फिर फर्दर इसके बाद आपने फिजिकल्स की कैसे प्रिपरेशन की? फिजिकल्स के लिए स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही रिजल्ट आया था तो उसके बाद मैंने खुद वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था फिजिकल के लिए। फिर काफ़ी कुछ टाइम बाद मैंने 10 से 15 दिन बाद अकेडमी को ज्वाइन कर लिया था दिल्ली में। तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह और लोगों के साथ मोटिवेशन मिला। मेरा एक दोस्त भी जाता था साथ में, तो उसके साथ काफ़ी हेल्पफुल था। फिजिकल्स की प्रिपरेशन के लिए एक कॉमन मिथ स्टूडेंट्स में होता भी है, तो इसमें प्रॉपर ग्राउंड का जो ट्रेनिंग होता है ये कोच के द्वारा ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है कि दे कैन गो फॉर सम जिम ऑल्सो, तो वहाँ से ही हो जाएगा? जिम के बजाय अगर कोच के साथ ट्रेनिंग करें तो गाइडेंस में किसी के तो हमेशा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोच से पर्टिकुलर चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मेरा लॉन्ग जंप का काफ़ी इशू आ रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ में काफ़ी हेल्प की मेरी। उन्होंने बताया कि स्पीड पे तो फोकस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई रनिंग के टाइम की, तो उससे हो गया था मेरा लॉन्ग। तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अबाउट द पैरामीटर्स कि आपको वो कंप्लीट करना है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बट फॉर कंप्लीटिंग द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड एक प्रॉपर कोच की और ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। सर फिर आपका फर्दर नेक्स्ट लेवल इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपरेशन रही? इंटरव्यू के लिए मैंने संजीव सर के यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने क्लासेस ली, उसके बाद मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो सर ने जो गाइडेंस दी थी वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रेलेवेंट वही थी। उसके अलावा मैंने और कुछ चीज़ को फॉलो नहीं किया था। उन्होंने बताया था किस तरीके से डेफ को प्रिपेयर करना है, जो इनसाइट हम क्या क्या इंटरव्यू में स्पेशल कर सकते हैं कि वो बोर ना हो, वहाँ पे एटमॉस्फेयर उसका मेंटेन करना है। जो सर के नोट्स थे वो काफ़ी रेलेवेंट थे। उसके लिए पर्टिकुलर मैंने प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले जो डेफ का था, डेफ से मैंने क्रॉस क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे। अगर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे उन्होंने मेरे नाम से क्वेश्चन पूछा, मेरा नाम हर्षित है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर पे वो जा सकते हैं। मैंने उसके बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, ऐसे वर्ड टू वर्ड मैंने प्रिपेयर किए थे क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट जितने मैंने प्रिपेयर किए थे उसी से आए थे। लेकिन मेरी कुछ हॉबी थी, हॉबी वगैरह में काफ़ी मेरा बहुत डाइवर्स हॉबी थी, जैसे जियो पॉलिटिक्स, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन कवर करने पड़े थे। अल्टीमेटली हेल्पफुल भी था वो। तो आपने अपने डैफ के सारे कंपोनेंट्स का अच्छे से एनालिसिस किया एंड देन उसके बाद जो भी इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे उनका एक प्रॉपर कवरेज लिया। फिर उसके बाद सर के यहाँ मैंने मॉक दिए थे जी। तो पहले वाले टेस्ट में उन्होंने मेरे को 2 पर्सनैलिटी का बताया था कि अगर आप इस पर्सनैलिटी से देंगे तो अराउंड 80-90 मार्क्स आएगा, दूसरे से देंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। तो सर ने कहा उस पर्सनैलिटी को आप प्रमोट करिए, जितना ज़्यादा उस पर्सनैलिटी में अपने आप को रखेंगे उतना जल्दी सहज महसूस करेंगे। तो मैंने उस अकॉर्डिंग काम किया था कि मेरा जितना ज़्यादा हो सके मैं उस पर्सनैलिटी को अपने को प्रेजेंट करूँ नॉर्मल लाइफ में भी। तो उसकी प्रिपरेशन सर ने कहा था कि इंटरव्यू ऐसा नहीं है हम 4 दिन पहले जाएंगे और उसके लिए प्रिपेयर कर देंगे, उसके लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, वो नॉर्मल जीवन में भी हमें हेल्प करेगा। जी जी जी। तो एक तरीके से वे ऑफ एक्सप्रेशन है ये जो ओवरऑल ही इम्प्रूव होगा इफ़ यू प्रिपेयर वेल फॉर सम इंटरव्यू। तो इसके हिसाब से हमारी डेली लाइफ में भी जो एक पर्सनलाइज टच है हमारा वो भी इम्प्रूव होगा, द वे वी कम्युनिकेट विद अदर पीपल एज वेल। तो आपने क्या डिफरेंसेस देखे अपने पर्सनल लाइफ में, अगर हम इसको प्रिपरेशन या इंटरव्यू प्रिपरेशन को साइड थोड़ा रखें CAPF के, और एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ स्टाइल में अगर आपने देखा होगा तो क्या आपको अपने आप में चेंजेस लगे फिर? हम इंटरव्यू के लिए नहीं, जैसे आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस हुए फिर, जैसे अभी आप कह रहे थे? मैम जैसे कि मैं थोड़ा काफ़ी टाइम पे जब बात करता था तो थोड़ा रूडली कर देता था किसी को, तो मैंने कॉन्शियसली उसको फीड किया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। कभी कुछ अलग वर्ड यूज़ हो जाते थे, थोड़ा फॉर्मल रहने की कोशिश करी जो इंटरव्यू में मेरे को हेल्पफुल लगे। और उससे नॉर्मल मैं जैसे सिटिंग पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर पे भी सर ने बोला कि थोड़ा सही से बैठो, उससे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैं लाइब्रेरी में उसी तरह बैठना स्टार्ट किया। तो जितना हम उसको अपने नॉर्मल लाइफ में जीना चालू करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो सर इसके साथ में फिर आपने जब इंटरव्यू की तैयारी रखी तो आपने कितने क्या मॉक्स दिए, या मॉक्स देना इंपॉर्टेंट कैसे होता है ये भी आप व्यूअर्स को बताइए। मैम मॉक के लिए मैंने सबसे पहले तो जो सर के यहाँ मॉक दिए थे उससे सर ने जो डायमेंशन कवर किए थे, फीडबैक दिया था, उस पर काम किया कि सर ने काफ़ी चीज़ें बताई थी मेरे को, एक्चुअल तो मैं भी रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके साथ फिर मैंने उस पर काम किया, और मेरे 2 दोस्त थे तो हम लोग उसके साथ साथ प्रिपेयर करते थे रात में। जैसे हम लोग एक दूसरे का मॉक ऑनलाइन जोड़ के जो करंट के टॉपिक होते थे, जैसे आज जो न्यूज़ में रहा, जैसे फॉर एग्जांपल एक नेपाल में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर जो डायमेंशन थे कवर करते थे और उस पर डिस्कशन करते थे, हेल्दी डिबेट टाइप। तो उससे जो बैलेंस पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया था हम लोगों का। तो वो इंटरव्यू के लिए बैलेंस तो होना काफ़ी ज़रूरी है। तो किसी टॉपिक के लिए कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, डॉग्स के से रिलेटेड है, तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी मेरे जी। तो और मॉक की बात आती है तो मॉक मैंने काफ़ी मॉक दिए थे, 15-16 मॉक दिए थे, लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कितने मॉक दिए, उसके फीडबैक पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहला मॉक सर के यहाँ पे दिया था, उसके बाद लास्ट मॉक भी सर के यहाँ ही दिया था मैंने जी। तो फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बीच बस जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था, फीडबैक पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी था। मैं स्टार्टिंग में इतना थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू को लेके, तो जब मैं धीरे धीरे जितना मॉक मेरे ज़्यादा होते गए उससे मैं कॉन्फिडेंस काफ़ी मेरा बढ़ गया था। साथ में आपका पीयर ग्रुप भी अच्छा बनता गया। हाँ। जिसने आपको छोटे छोटे, एक होता है ना डेली भी हमारे पीयर ग्रुप भी हमको मोटिवेट करते रहते हैं कई बार, व्हेन अप्स एंड डाउन्स कम सो दे कीप ऑन नजिंग यू कि नहीं हो जाएगा, करते हैं थोड़ा और मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली मैम, यही थोड़ा दोस्तों को देखते थे, कहीं मॉक में देने जा रहे हैं तो और भी दोस्त मिलते हैं और दोस्ती होती है तो उनसे आइडिया लगता है वो क्या स्पेशल कर रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी पर्सपेक्टिव मिलते थे अलग अलग चीज़ों के बारे में। जी। आपके अकॉर्डिंग इन सारी स्टेजेस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज आपके लिए कौन सी रही? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरव्यू मेरे को टफ लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके लिए मेरा पहला इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं दिया था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर इसके लिए ज़्यादा लग रहा था क्योंकि रैंडम भी रहता है काफ़ी, कौन सा बोर्ड क्या क्वेश्चन आएंगे कोई आइडिया नहीं रहता, इसलिए थोड़ा डर था, लेकिन हो गया उसकी वजह से। एक ड्यूरेशन वाइज अगर पूछे तो आपका इंटरव्यू कितना चला होगा वहाँ लगभग? और मेरा 28 मिनट्स के आसपास था। ओके, क्लोज टू हाफ एन आवर। तो इतना सारा कुछ इतने टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो किस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके इंटरव्यू में? अब मेरा मोस्टली डेफ से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पे काफ़ी फोकस रखा था मेरे में, क्योंकि मैंने डेफ में मेंशन किया था। तो और सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ग्वालियर से रिलेटेड पूछा था बेसिकली, तो मैं ये सब तो प्रिपेयर करके गया था। कुछ रैंडम भी क्वेश्चन थे
तो जो पास में साइकोलॉजिस्ट मेरे को लगता है वो साइकोलॉजिस्ट ही थे, तो उन्होंने कुछ रैंडम भी पूछे थे, कुछ रिलीजन से रिलेटेड, कुछ मिसाइल से रिलेटेड। ये डेफ में कोई मेंशन नहीं था मेरा, फिर भी मैंने उनको मना कर दिया था। अगर मेरे को नहीं आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि मेरे को नहीं आता है, तो उससे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने बेकार रिएक्शन दिया हो, कुछ दिया हो। उसके बाद मैंने जो मेरा हॉबी आया तो मैंने जियो पॉलिटिक्स में उनको बहुत अच्छे से बताया, तो उन्होंने कहा वेरी गुड भी कहा 2 बार काफ़ी अच्छे से। तो इंटरव्यू आपको मौका देता है कि आप एक टाइम पे वो रखेंगे आपको, कि लोग फील करा के देखेंगे कि जब आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उनकी बातों को। तो जब मेरे को बाउंसर मिला कि हाँ आप तुम मारो इस पर, जियो पॉलिटिक्स मिला है, तो मैंने उस पर एड कर दिया था, कोई इशू नहीं। जी, जनरली ओवरऑल माहौल कैसा रहा था आपके इंटरव्यू रूम का भी? बिकॉज एक मिथ होता है बाहर कि वो या तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है पैनल हमारे साथ, या फिर पैनल बिहेव सो लीनियंटली कि वो बिल्कुल इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन टाइप। हमको लगता है कि वो इस तरीके का माहौल हो गया है, बट एक्चुअली में होता नहीं है। तो कैसा रहा था आपका? मैम ये कैंडिडेट पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को। तो मैंने काफ़ी फॉर्मली मेंटेन किया था अपने एनवायरनमेंट को, और उन्होंने ऐसे कुछ डायमेंशन दिए थे कि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था उस चीज़ में, जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था उन लोगों को, तो वो चारों लोग काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे बातों को, इसलिए काफ़ी फॉर्मल था मेरा। सही, आपकी कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग रही ओवरऑल? इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मार्क्स भी मिले शायद। ये बिल्कुल, साथ में कंटेंट भी आपका क्वालिटी एनरिच्ड होगा तभी, बिकॉज उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, मार्क्स कहीं से भी नहीं मिल पाएंगे। बाकी मेन इसमें हॉबी का रहता है, हॉबी जितना आप डिटेल में कवर करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हॉबी मेन सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन मेरे हॉबी और ग्वालियर और मध्य प्रदेश, इन 3 से सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। बाकी फिर रैंडम क्वेश्चन थे, उसका डेफ से कोई रिलेशन नहीं था। तो जितना मैंने उसको जितने ज़्यादा एक्सप्लोर किया था जियो पॉलिटिक्स में, डायमेंशन के ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देखी कि किस तरीके से पूछ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा मैं डीप में जाता गया उतना मेरे इंसाइट भी बढ़ते गए, और मैंने वहाँ उतने अच्छे फैक्ट भी रखे उस पर। अपने जो आंसर थे उनको मैंने फैक्ट के साथ एनरिच किया था, कि कुछ उन्होंने मेरे से डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड पूछा था, तो मैंने उसमें कुछ फैक्ट वगैरह डाले थे यूएस नेवी के, यूएस एयरफोर्स के, शिप इंडस्ट्री के, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। उसी में उन्होंने गुड वगैरह भी कहा था। जी, तो फैक्ट सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी इनका सही तरीके से अगर देखा जाए तो यूटिलाइजेशन हर स्टेज में आ सकता है। ऑल्सो जैसे अभी आपने मेंशन किया हॉबीज़ के बारे में, तो आपकी क्या हॉबीज़ रही एंड आपने टाइम कैसे निकाला उनके लिए? बिकॉज एक एस्पिरेंट की लाइफ में जनरली या तो पूरा दिन बुक्स के साथ ही निकल जाता है। अब इस बुक्स के बीच ही मेरा इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स में डेवलप हुआ था, तो मैं उसी के साथ ही जियो पॉलिटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, देखना चालू किया किस तरीके से वर्ल्ड फंक्शन कर रहा है बेसिकली। फिर उसके बाद उसमें मैंने एक हॉबी और मेंशन की थी, एंड्रॉयड डिवाइसेस का, तो उसी में इंटरेस्ट था, तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। तो इसी में मैं साथ में मेरा एक हॉबी मैंने मेंशन नहीं किया था, जो था मेरा घूमने जाने का, तो मैं उसी को परस्यू ज़्यादा करता हूँ कि कहीं घूमने चले जाता है। अभी रिसेंट ट्रिप हुई आपकी कोई? नहीं, अभी कुछ नहीं है सर। तो प्लान कोई ट्रिप? हाँ, अभी इसके बाद सोच रहा हूँ मैं अभी कुछ दिन में जाने का। जी, और जैसे आपने अभी बताया कि एंड्रॉयड फ़ोन्स एंड डिवाइसेस के बारे में जानना आपकी एक हॉबी थी, तो क्या इस पर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे? नहीं मैम, टेक्निकल तो नहीं रखा था उन्होंने, बस एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ एंड्रॉयड ही क्यों रखते हो, इसको प्रेफरेंस आईफोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मैंने उसका जवाब उसी तरीके से नॉर्मल हंसते हुए दिया कि सर आईफोन कॉस्टली होते हैं, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते ये। तो उन्होंने ठीक है अच्छे से उसको टैकल कर लिया। हाँ, तो जिस नोट पे क्वेश्चन आया उसको हम वैसा रख के माहौल को लाइट भी रख सकते हैं। तो एज राइटली यू सेड कि हाँ, जैसा कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा है और माहौल को रख रहा है अपने इंटरव्यू का, वैसा वो चल जाता है। आपके इंटरव्यू बोर्ड में सबसे मतलब हु वाज द पर्सन कि जिनके आंसर्स क्वेश्चंस आपको थोड़ा टफ लगे कि इन पर्सन ने ज़्यादा ग्रिल कर दिया है? जो सेकंड मेंबर थे मेरे, उन्होंने काफ़ी रैंडम क्वेश्चन पूछे थे उनके। अच्छा। उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से और मैंने ओनली 3 का जवाब दिया, 2 का आंसर किया था मैंने बस। आपकी हार्ट बीट कहाँ थी तब उस टाइम? तो मैं किस थोड़ा स्पेस पर थी? काफ़ी लो हो गया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने जो भी नहीं आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि सॉरी सर मेरे को नहीं आता, और मैं हंसते हुए मना कर रहा था, कोई इशू नहीं था उसमें। तो उन्होंने देखा ठीक है कोई इशू नहीं। फिर सेकंड में उन्होंने रैंडम क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे थे, जैसे उन्होंने पूछा था MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, एक उन्होंने पर्टिकुलर नेम दे दिया कि ये नेम अभी कुछ टाइम से न्यूज़ में है पिछले 1-2 साल से, इसका नाम रेलेवेंस क्या है। तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था, तो मैंने मना कर दिया था डायरेक्टली। जैसा सर ने हमें बताया भी था कि डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को लेके जैसा सबको हिट नहीं करना है, कुछ को डक भी करना पड़ेगा, तो मैंने उसको लीव कर दिया था। जो तो एक राइट असेसमेंट भी रखना पड़ेगा सारी चीज़ों का कि किस क्वेश्चन को ऐसे डक करके छोड़ना है। जी, तो इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा या फ्रेंड्स का क्या रोल रहा, किसने आपको कितना मोटिवेट किया? मैम फैमिली तो हमेशा ही सब सपोर्ट बेस्ड रहती है, क्योंकि
पिछले 3 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो 2 साल तो प्रीलिम्स हो ही नहीं रहा था, मैंने बाकी टाइम इसका भी दे रहा था, साथ में 2 ही एग्ज़ाम टारगेट कर रहा था बेसिकली। तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर भी वो पुश कर रहे थे कि हाँ करते रहो, और मम्मी पापा चाचा ताऊ सब सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहा था मैं, उन्हीं का सपोर्ट था, मैं तो बस काम करे जा रहा था, वही फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे कि हाँ करो अभी हो जाएगा, तो इसी तरीके से करता गया जी। तो आपने इसके अलावा कुछ प्लान भी सोचा था कभी? नहीं, प्लान भी तो मैंने नहीं सोचा था ऐसा कि अभी क्या करना है, लेकिन इसी फोर्स में जा रहा था कि अगर ये हो जाएगा तो CAPF का जैसे कि 2 साल बाद ही क्लियर हो गया था ये, कि तो उसी प्रोसेस में था, तो सोच रहा था प्रीलिम्स दूँ या ना दूँ, तो इसी के लिए अभी गवर्नमेंट एग्जाम ही मेरा जो फोकस था पूरी तरीके से। आप इसमें काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व थे पूरे एग्जामिनेशन साइकिल में सारा, तो व्हाट केप्ट यू गोइंग, व्हाट वाज योर मेन मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दिस? मैम जैसा बताया कि मेरा वर्दी के लिए ही पैशन था, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था बेसिकली। जी, तो काफ़ी व्यूअर्स का भी यहाँ यही मानना होगा, मैनी पीपल आर फैसिनेटेड अबाउट द यूनिफॉर्म, तो वर यू फैसिनेटेड इक्वली अबाउट द रिस्क्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस? यस मैम, पूरी तरीके से रेडी हूँ जो भी है। हम नेशनल सर्विस के लिए, नेशन के लिए जाना तो कोई इशू नहीं है सर, मैं क्लियर हूँ कि हाँ इसमें जाना है, और आगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं CSE के लिए भी ट्राई करूँगा, उसमें भी प्रॉपर क्लियर है कि पहली प्रेफरेंस IPSC होने वाली। वेरी वेल सेड। इसके साथ में आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस SSB रखा हुआ था। यस मैम। तो इसके पीछे क्या आपके पैरामीटर्स रहे या ये डिसीजन कैसे? मैम SSB का पहला पैरामीटर मेरा यही था कि सबसे यूनिक फोर्स मेरे को SSB लगती थी, क्योंकि वो काफ़ी यूनिक बॉर्डर, जैसे नेपाल में है जिससे हमारे कल्चरल टाइज हैं, भूटान भी है जिसके साथ भी काफ़ी यूनिक बॉर्डर है और पोरस बॉर्डर है, उसके साथ उसके जो चैलेंजेस है, जैसे वो जंगल में भी रहेगा, प्लेन में भी, इंटेलिजेंस का भी काम करते हैं, तो वो ऑल राउंड फोर्स लग रही थी मेरे को, मैंने बाकी से कंपेयर किया। CISF भी है, सारी फोर्स अच्छी है, लेकिन CISF जैसे मेट्रो कोई ऐसा चैलेंजेस वगैरह नहीं थे उसमें, तो मेरे को थोड़ा चैलेंजेस चाहिए थे, तो मैंने उसको भी रखा, फिर CRPF को भी रखा साथ में ऊपर। बिकॉज जनरली कैंडिडेट्स CISF को फर्स्ट रख के एक नॉर्मल प्रेफरेंस रखते हैं, बट आपका प्रेफरेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए आई जस्ट आस्क्ड कि व्हाई वाज दिस प्लेस सो एंड ऑल। बाकी आपका क्या अदर चीज़ों को पुट करने का क्या पैरामीटर्स रहे फिर? योर पर्सनल लाइकिंग फॉर ऑल, या वहाँ भी आपने किसी और का गाइडेंस लिया था एज इन कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट या समवन फ्रॉम द सर्विसेज? इसमें मेरा पर्सनल था मैम, पूरा जो भी था मैंने खुद ही, मैंने सबसे पहले फोर्स का डिटेल देखा कि इनका मैंडेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया था। मेरे को थोड़ा एडवेंचरस रोल में जाना था, तो CRPF को भी इसीलिए ऊपर रखा। जनरली लोग CRPF को थोड़ा नीचे रखते हैं, मैंने ऊपर ही रखा था इसीलिए। हाँ जी। बाकी इस पूरी जर्नी में आपने क्या क्या चीज़ें थी जो नहीं करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को आप क्या ऐसा डोंट्स बता सकते हैं? मैम डोंट्स बेसिकली देखा जाए तो यही है कि लगे रहना चाहिए उस चीज़ में, अब बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होना है। जनरली लोग हार मान लेते हैं कि 1-2 साल हो गया, मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि नहीं आप रहने देते हैं, नहीं होगा, उस पुश करते रहना चाहिए खुद को कि हाँ होगा, ट्राई करते रहें, और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टेट PCS, CAPF है, तो इस तरीके से काम करेंगे तो हेल्पफुल रहता है काफ़ी। आपका डिसिप्लिन और रूटीन कैसे मेंटेन हो पाता था? तो आपका स्टडी स्केड्यूल क्या होता था पूरा? मैम स्टडी शेड्यूल की बात करें तो मैं लाइब्रेरी से पढ़ता था, रूम पे मेरे को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता था, मैं लाइब्रेरी से पढ़ता था। सुबह जाता था तो दिल्ली में रहता ही था, तो बाकी कुछ था नहीं ऐसा कि कुछ और भी करना है, तो बस पढ़ना ही था, और कुछ बाकी कभी कभी बोरिंग फील होता था तो दोस्तों के साथ चला जाता था, कहीं घूमने चला जाता था। बाकी डिसिप्लिन के लिए खुद सेल्फ से ही रहेगा, बाकी दूसरा मोटिवेशन देखने से लिए वो टेम्परेरी रहेगा। आप कोई वीडियो देख लेंगे, कुछ मोटिवेशन के वीडियो देखेंगे तो टेम्परेरी मोटिवेशन मिल सकता है जी। जब तक खुद के अंदर वो एक फायर नहीं रहेगा तब तक तो कैसे। एक डेस्परेशन होना चाहिए गोल के लिए, तभी चीज़ें वर्क कर पाएंगी। तो अगेन यहाँ पे आप चेकलिस्ट रखते थे खुद के लिए कि व्हाट ऑल टास्क यू हैव डिसाइडेड फॉर द डे, उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं, एंड फर्दर उसके बाद नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है, मंथ का क्या प्लान है, इस टाइप से? यस, मैं वीकली टारगेट को मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था, क्योंकि मैं डेली में थोड़ा कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, तो मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं हो रहा है, फिर वो और ज़्यादा ख़राब होती जाती थी। तो वीकली में मैं अप्रोच करता था और थोड़ा बैकअप लेके चलता था। जैसे अगर मंथ का टारगेट है तो उसके भी मंथ का टारगेट होने के बाद में अगर नहीं होता है तो उसके लिए गैप बना के चलता था। जैसे 3-4 दिन का गैप बना लेता था कि अगर बाई चांस ये नहीं हो पाता है मेरे से पूरा, तो मैं 3-4 दिन में उसको कवर करके फिर नेक्स्ट उस पर जाऊँगा स्टेज पर। इस तरीके से मैं काम करता था जी। तो ओवरऑल ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके भी टारगेट्स नहीं पुट करने हैं। हाँ, एग्जैजरेट नहीं, अपने
जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग एंड टाइम जो मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग ही पुट करें, अदरवाइज नेगेटिव इम्प्लीकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। एंड सर फर्दर फिर ओवरऑल इस जर्नी में आपको क्या फील हुआ, लाइक वाज दिस रियली वर्थ इट? वर्थ इट तो है, रिजल्ट अच्छा आता है तो सही रहता है कि जो काफ़ी टाइम से जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो मिलता है तो काफ़ी अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि टाइम हो जाता है तो जितना फ्रस्ट्रेशन सा होने लगता है, बर्नआउट हो जाता है आदमी, वही चीज़ें बार बार पढ़ना तो इसलिए आता है तो रिजल्ट तो उसी के लिए वेट कर रहे थे तो अच्छा लगता है। और इस सब में आपने अगेन बर्नआउट वाली जो चीज़ बोला एंड फ्रस्ट्रेशन बोला, दैट्स नेचुरल, इट हैपेंस। तो इसमें फिर आप खुद को अगेन पुश बैक कैसे करते थे कि हाउ टू कम अप नाउ? मोटिवेशन रहता था, घर वाले बात करते थे, घर वालों से मैं डेली बात करता था डेली बेसिस पर, तो वो पुश करते थे। बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे, लाइब्रेरी में थे, रूममेट थे, दोस्त थे और भी, तो कभी कभी लगता था कि नहीं यार थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उनसे बात कर लेता था, उनके साथ डिस्कस करता था चीज़ें कि ये नहीं हो पाएगा ये वो, तो वो पुश करते थे तो उस तरीके से मेंटेन होता था सब कुछ। ऑल्सो जनरली पीपल हैव वन कंफर्ट पर्सन फॉर देम कि हाँ दे शेयर ऑल देयर थिंग्स विद दैट पर्सन, तो ऐसे भी कोई रहे होंगे आपके लिए एक पर्सन, बी इट फैमिली मेम्बर और समवन? मेनली फैमिली मेम्बर थे मेरे, ताऊ और चाचा दोनों को ही शेयर कर देता था कि अगर कुछ लगता था कि कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं किसी चीज़ में, कुछ नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो नहीं, जैसे एग्ज़ाम में ही मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं था कि मेरा होगा या नहीं, तो मैं बोलता रहता था कि नहीं होगा नहीं होगा, तो वो पुश करते थे कि हाँ नहीं हो जाएगा तुम अच्छे से ट्राई करो। फिर उन्होंने स्किप का ये ऑप्शन दिया, PCS स्टेट PCS भी आ रहा था तो छोड़ दो उसको, इसको ही करो अच्छे से, तो उन्हीं के गाइडेंस में सब कुछ करता गया। तो बस रुकना नहीं है, करते रहना है, चलते रहना है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते रहना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ओवरऑल फाइनल क्या टेक अवेज देंगे आप अपनी जर्नी से कैंडिडेट्स को कि उनको इफ समवन हैज टू स्टार्ट फ्रेश, वो कैसे स्टार्ट करें इसके लिए एंड उसको जल्दी से एक इस साइकिल से बाहर निकल के एक प्रॉपर रैंक एंड जॉब हासिल करें? वो मैम सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई जो न्यू कमर है जो स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे डीप इंसाइट दे सकता है। एडिटोरियल हो, करंट रेलेवेंस हो, हमारे उससे हॉबीज़ भी डेवलप होंगी। जैसे मेरा हॉबी जियोपॉलिटिक्स उसी से डेवलप हुआ था कि मैं न्यूज़पेपर देखता था तो मुझे अच्छा लगता था उसमें एक्सप्लोर करना, फिर मैं और भी वीडियो वगैरह देखता था कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर हम किसी चीज़ में अगर लगता है कि कोर्सेज लेना है कोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज जो बेसिक स्टैटिक बुक हैं, लक्ष्मीकांत हुई, मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम हुई, इनको रीडिंग करें और इनकी पहली फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाए, दूसरी तीसरी रीडिंग में इनके नोट्स बनाए, फिर वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जी। एंड बाकी सारा इसके साथ टेस्ट एंड ऑल का क्या आप कहना चाहेंगे? मैम टेस्ट उसके बाद जैसे हमारे प्रिपेयर हो जाता है एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले हम टेस्ट दे सकते हैं, बीच में सेल्फ असेसमेंट के लिए मंथली टेस्ट दे सकते हैं अगर चाहे तो, मंथली वीकली जैसा मैंने, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले हमें मॉक रेगुलर कर देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको डिकोड करने में हेल्प करता है। और जो PYQ है, PYQ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जी, उससे एग्ज़ाम में किस तरीके से वो क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो डेवलप होगा अगर हम PYQ को बार बार सॉल्व करेंगे। सो फाइनली वी आर टुवर्ड्स द एंड। एक लास्ट क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे, हाउ मच यू आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रेनिंग एंड ऑल? हम काफ़ी एक्साइटमेंट में वेट कर रहा हूँ जल्द से जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट हो, और मोस्टली CRPF मेरे को लगता है कि मिलेगी, तो मैं उसके लिए जो एडवेंचर मेरे को पसंद है तो CRPF मेरे को वो ऑफ़र करेगी, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, मैं तो यही चाहता हूँ। दैट समथिंग जो और ज़्यादा स्माइल लेके आएगी आपके फेस पर। सो विद दैट वी शैल एंड दिस कॉन्वर्जेशन एंड वी थैंक सर फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन विद हिम, एंड ऑल्सो ये व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा दैट हाउ दे शुड प्रिपेयर ऑन देयर CAPF जर्नी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।